अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका रियल एशिया टीवी पर एंड कश्मीर 360 डिग्रीज पर। आज जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी तारीफ में मैं क्या कहूं। इन्हें पॉलिटिकल साइंटिस्ट का खिताब दिया हुआ है। जी हाँ, ऑथर एंड प्रोफेसर एंड पीएचडी फ्रॉम स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी इन पॉलिटिकल साइंस डॉक्टर इश्तियाक अहमद हमारे साथ आज शो पर जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शो पर जुड़ने का डॉक्टर इश्तियाक। बहुत मेहरबानी जाना मीर जी फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर इश्तियाक, आप हाल ही में इंडिया विजिट कर चुके हैं। आपका जी, एक्सपीरियंस कैसा रहा, पहले हमें ये बताइए। आप रहते तो स्टॉकहोम में, स्वीडन में, मगर इंडिया आके आपको कई सारी गलत फहमियां आपकी दूर हो गई होंगी, जैसे कि इंडिया में टॉयलेट्स नहीं है, गरीबी बहुत ज्यादा है, मुसलमानों को मारा जाता है, वगैरह वगैरह। बात यह है कि हिंदुस्तान जाने के बाद पहले मैं पाकिस्तान गया था। बाद में मुझे दोस्तों ने पूछा कि दोनों में फ़र्क क्या है। मैंने कहा यार टॉस कर लेते हैं, आज देखते हैं कौन जीतता है। यानी दोनों तरफ जो लोग हैं वो जितना प्यार और अपना मुखलसी से मुझे मिले, हाँ जी, हम्म। उसका जवाब ही नहीं है। क्योंकि मैंने कभी खुद भी ये जो दीवार बन गई थी 47 की, इसको इंटेलेक्चुअली भी नहीं माना। और मैं समझता हूँ ये एक इवेंट हो गया हिस्ट्री में। लोगों हम्म। के अंदर गुडविल बहुत ज़्यादा है। बाकी इंडिया में भी गुर्बत है जैसे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इंडिया जी। में पिछले 10 साल में वो गुर्बत कम हुई है। 460 मिलियन पीपल अकॉर्डिंग टू ये जो है यूएनडीपी रिपोर्ट हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। और पाकिस्तान में 40% के इर्द गिर्द लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। अब वहाँ जी। इंडिया में मैंने वो क्या कहते हैं टॉयलेट्स तो मैंने देखे नहीं हैं। कहा जाता है कि वो भी बना दिए गए हैं। लेकिन आम मुसलमानों को मैंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वैसे ही देखा है जैसे कि आप किसी भी मुल्क में चले जाएं और लोग दुकानदार, टीचर्स, ये वो होते हैं। डर के रहने वाले कम ही हैं। लेकिन जब आप पॉलिटिकली किसी से बात करें तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे एक मेजॉरिटेरियनिज्म की वेव है जिसकी जद हम्म। में मुसलमान आ जाते हैं। तो ये भी सच है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर जो इक्वेशन इंडिया में बनी है अब कि 80% का वोट हमने लेना है, 20% डजंट मैटर। तो इसके ऊपर ही हम्म। इलेक्शन होते हैं। लेकिन ये कहना कि वहाँ मुसलमानों के ऊपर जेनोसाइड हो रहा है, कश्मीर के अंदर ये हो गया वो हो गया, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। जी। जी। बहुत ही बारीकी से आपने चीजों को देखा भी और एक्सप्लेन भी किया। आपने जी, पार्टीशन की बात की डॉक्टर इश्तियाक, तो मैं आयशा जलाल पर आऊंगी, जो पाकिस्तान प्रोग्रेसिव्स की फेवरेट मानी जाती हैं। जो उनकी थियरी है, जो उनका नजरिया है जिन्ना और पार्टीशन को लेके, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में उनके मुतालिक कह कह के मैं थक गया हूँ। क्योंकि एक तो पाकिस्तान के सारे जो है ना सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव, जब से हम्म। मेरी किताब आई है तो चुप हो गए हुए हैं। उनकी उनकी डिफेंस में कोई भी नहीं आया। क्योंकि नेक नीति से कुछ लोगों ने उनकी बात मान ली। ये भी होता है कि आप एक स्कॉलर हो तो हम्म। आपकी रिसर्च को मान लिया जाता है। लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर पहले दिन से जूतम लात लेफ्ट पे हुई है, समझ गए आप। जी। पाकिस्तान बनने से पहले ही जिन्ना साहब ने अमेरिका को कह दिया था कि वी विल बी योर फ्रंट लाइन स्टेट। और मैंने हम्म। अपनी जिला वाली किताब में कोट किया है 19 मार्च 1944 को लाहौर में जिन्ना साहब का बयान, हैंड्स ऑफ, हैंड्स ऑफ यू कम्युनिस्ट, डू यू थिंक वी आर fools? Perhaps there is a grain of truth in that, but I tell you, we have our own Islamic ideology and green crescent. We don't need any red or yellowism. हम्म। तो जिना साहब का एंटी कम्युनिस्ट होना तो मशहूर है ना। वो तो, और मैंने अपनी, अगर आपने मेरी गैरिजन स्टेट वाली किताब देखी है तो एक हम्म। अमेरिकन ऑथर थी मार्गरेट ब्योर्क वाइट, उसने जिना साहब को इंटरव्यू किया। तो जिना हम्म। साहब ने कहा कि देखो,
अगर अमेरिकन नहीं आ रहे तो रशियन आ जाएंगे और पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेंगे, तो बेहतर है तुम हमारी मदद करने को आ जाओ। तो हम्म। मार्gaरेट ब्योन ने फिर बाकी पाकिस्तानी मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स को पूछा। उसने कहा कि सब एक ही ये अपना मंत्रा मुझे बताते थे। आखिर में हम्म। तंग आके मैंने कहा कि क्या रशियंस आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैडम कोई नज़र नहीं आ रहा कि वो इस तरफ आ रहे हैं। तो ये हम्म। एक जिन्ना साहब से ये शुरू हुआ था कि हमें अपनी गोद में रख लो, आपका सारा हाँ, काम जो है हम करेंगे, ठीक है? लेकिन तो आयशा जलाल साहिबा इसको डिनाई करती हैं कि अमेरिका आयशा के साथ हैंड इन ग्लोव है पाकिस्तान। डिनाई करना तो बिल्कुल ऐसे ही है। लंदन के अंदर एक फ्लैट अर्थ सोसाइटी है जो समझती है हम्म। कि ये ज़मीन जो है वो फ्लैट है। तो डिनायल हम्म। जो है फैक्ट्स का, ये कब नहीं हुआ तारीख में, लेकिन आयशा जलाल की सारी रिसर्च बोगस है। लेट मी अंडरलाइन, हम्म। वो बोगस हम्म। रिसर्च है। देखें, रिसर्च हम्म। के अंदर दो चीज़ें होती हैं। यू हैव अ हाइपोथेसिस विच यू हैव टू टेस्ट अगेंस्ट द एविडेंस। हम्म। उनका हाइपोथेसिस ये है कि 1939 के बाद जिन्ना साहब की कोशिश थी कि एक यूनाइटेड हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम नेशन और हिंदू नेशन इक्वल तौर पे रहें, एक स्टेट बने, लूज किस्म की। हम्म। सो दैट्स द हम्म। हाइपोथेसिस। द हम्म। क्वेश्चन इज देन यू हैव टू टेस्ट इट अगेंस्ट द एविडेंस। और ये दुनिया का बहुत बड़ा स्कैंडल है कि जिन्ना, वो किताब का टाइटल है द सोल स्पोक्समैन, जिन्ना द डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड पार्टीशन, इस किस्म का है। एंड विल यू बिलीव इट, मोहम्मद अली जिन्ना की एक तकरीर, एक बयान, एक मैसेज, एक राइटिंग आयशा जलाल की किताब में नहीं है सपोर्टिंग व्हाट शी इज सेइंग। तो मैंने जब ये प्रिंट। अच्छा, देन व्हेन आई चेक्ड द एविडेंस overwhelmingly, conclusively, conclusively means it cannot be otherwise, वो ये है कि जिन्ना साहब ने 22, वैसे तो 39 में कहना शुरू कर दिया था, लेकिन हम्म। 22 मार्च 1940 को जब लाहौर रेजोल्यूशन आया, उससे एक दिन हम्म। पहले जिन्ना साहब की प्रेसिडेंशियल तकरीर है। उसमें वो हम्म। सारी टू नेशन थ्योरी और हिंदुओं और मुसलमानों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं, इन दोनों को हम्म। अगर एक मुल्क पे रखा जाए तो सिविल वॉर हो जाएगी, और बेतहाशा और बातें कि हम खाना भी नहीं खाते, हम शादी भी नहीं करते, उनके हीरो हमारे विलन हैं, हमारे विलन उनके, ये सारी आर्गुमेंट्स एक्चुअली ऐसा ओरिजिनली लग रहा है कि चौधरी। हेट्रेड हेट्रेड फैलाने के लिए लिख रही हैं, ऐसे लग ही नहीं रहा कि कोई रिसर्च पे बात हो रही है। नहीं, बात तो सुने ना, रिसर्च हम्म। की तो बात बाद में आएगी। आई एम सेइंग, मैडम आयशा जलाल, दिस इज योर हाइपोथेसिस, वेयर इज द ब्लडी एविडेंस? एंड एब्सोल्युटली। देयर इज नो एविडेंस इन द बुक, नॉट इवन वन। एक जगह जी। पे जिना को कोट नहीं किया गया। कैन यू नहीं, बिलीव वैसे यू तो राइट अ बुक ऑन सर जिना? सर जब हम पाकिस्तान की रेटोरिक की बात करते हैं, जब वो फॉर एग्जांपल इंडिया में न्यूज चैनल्स में आके बोलते हैं या अपनी मीडिया में बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी रेटोरिक के पीछे ना कोई रिसर्च होता है और ना कोई एक्सपीरियंस होता है। वो ऐसी ऐसे तो लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एहसास होता है कि वो अपने दिल से बोल रहे हैं और मनगढ़ंत कहानियां बोल रहे हैं। कि आयशा जलाल का थीसिस पता नहीं कैम्ब्रिज में ये ग्रांट कर दिया गया, इसकी रिपोर्ट हो सकती है कि दोबारा इसको चेक किया जाए और पता लगेगा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इट इज unsubstantiated. I'm using these words, हम्म। unsubstantiated. तो So, बहुत बड़ा इल्जाम है उन पर। तो इतने लोग अगर उनकी किताब पढ़ रहे हैं जी, तो इसको अनसब्सटैंशिएट करना, इसको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी हो गया है मेरे हिसाब से। मैं खुद नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने इसको, मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है, बट जी बिल्कुल। आई ब्रॉट इट इन द पब्लिक। अब हम्म। बाकी लोग करना चाहें तो कर लें, मुझे उनकी बिल्कुल। डिग्री से कोई डर नहीं है, मैं कोई उनकी डिग्री से डरता नहीं, बल्कि मैंने हम्म। उसकी उसकी जो अथॉरिटी है वो डिमोलिश कर दी है। दैट इज इनफ फॉर मी। कोई मेरा जी। पर्सनल वेंडेटा तो नहीं ना उनके खिलाफ। जी। बट चलिए, शी इज अ पब्लिक में बुक। छोड़ते हैं फिर।
अगर जी इस झूठी किताब को वो पब्लिक नहीं चाहती कि और लोग पढ़ें, तो इसको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। आई होप दर्शक भी ये इस बात को सुन रहे हैं। सर, इफ यू डोंट माइंड, वक्त की जी कमी की वजह से मैं अगले सवाल पर जाना चाहूंगी। जी पाकिस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं फरवरी में। जी क्योंकि आप जो है पॉलिटिक्स पे बहुत ही बारीकी से नजर रखते हैं, गहरी नजर रखते हैं, तो मैंने सोचा कि आपको एक आपका अपना जो ओपिनियन पूछ लो इस पर्सपेक्टिव। बारे में। जी 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 तो फरवरी में जो इलेक्शंस होने वाले हैं पाकिस्तान में, उसमें अब इस इलेक्शन में हमेशा की तरह वही सूरत हाल दिखाई दे रहा है। नंबर वन ये है कि जो साबिका प्राइम मिनिस्टर है उसको बर्खास्त कर दिया, वो जेल में है इस वक्त। उस पर 180 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं, लीगल केसेस। और पॉइंट नंबर टू ये है कि जो नया कैंडिडेट है उसको मिलिट्री ने तैयार करके लाया है। और ये कोई नया नहीं है, ये 3 बार जो पीएम रह चुके, नवाज शरीफ है पाकिस्तान के जो पीएम रह चुके हैं। लेकिन इन पर तो बैन लगाया गया था इलेक्शंस, ये कि ये इलेक्शंस नहीं लड़ सकते जिंदगी भर के लिए, तो बैन लगाया गया था, इनको कन्विक्ट किया गया था। तो इस सूरत हाल के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आपने सम अप कर ही दिया कि पाकिस्तान में इलेक्शंस की कोई वैल्यू नहीं है। जी। दो तीन चीज़ें हैं। किसी किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि ऐलान तो ये है कि इलेक्शन फरवरी में होगा, लेकिन ये नहीं पता किस साल में। तो अभी ये कोई ज़रूरी भी नहीं कि ये अब 2024 में हो। लेकिन अगर होता है तो उसके अंदर पीटीआई का जो लीडर है, जिसकी अभी भी आई मस्ट से बहुत ब्रॉड फॉलोइंग है लोगों के अंदर। हाँ बिल्कुल, जी, सबसे इसमें ज्यादा चहीते हैं वो जी पाकिस्तानी जी अवाम के। जी। उनके ऊपर 180 केस हैं। हम्म। जिस बंदे को ये अब लाना चाहते हैं उसके ऊपर इलेक्शन लड़ने का राइट ही विड्रॉ कर लिया गया था करप्शन की बुनियाद पे। उसको हम्म। ये उसको ये क्लियर कर रहे हैं सो दैट ही इज एबल टू डू इट। और जी। अ, इमरान खान को ये हर किस्म के तरीके से ना काबू कर रहे हैं कि वो आगे आ ही ना सके। और पीटीआई के जो नए लीडर हैं, आई हैव नेवर हर्ड अबाउट हिम, हु इज ही। ठीक है। हम्म। तो हम्म। पाकिस्तान के इलेक्शंस की जो इंडिया का या एक डेमोक्रेटिक मुआशरे में इलेक्शंस की प्रेस्टीज होती है ना, कि उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो हम्म। पाकिस्तान का मसला नहीं है। पाकिस्तान का कभी भी मसला नहीं हुआ। इन्होंने जब चाहे जिस इलेक्शन को अपना सैबोटाज कर दिया। क्लासिकल एग्जांपल है 1970 के इलेक्शन में, जब अवामी लीग क्लियरली मैंडेट उनको मिल गया, जीत गई बिल्कुल फेयर इलेक्शन में। याहिया खान की एक बहुत बड़ी अ, वो क्या कहते हैं अचीवमेंट है कि वो इलेक्शन बिल्कुल फेयर हुआ था। लेकिन हम्म। उस इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं माना और पाकिस्तान को उन्होंने तुड़वा दिया। तो इलेक्शन का कोई यहाँ पे प्रेस्टीज नहीं है। जी। लिहाजा मैं इस इलेक्शन होता है तो फिर देखेंगे उसके बाद क्या लोग उसको मानते भी हैं कि नहीं। जी, क्या। लेकिन एक मैं इस चर्चा में एक चीज अपनी ओपिनियन डालना चाहूंगी। एक चीज अलग हुई है इस बार, वो जी ये है कि पहली बार शायद पाकिस्तान में किसी प्राइम मिनिस्टर ने सीधे सीधे मिलिट्री पर इल्जाम लगा दिया। यूएस पे भी और मिलिट्री पे भी। आई थिंक ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि कोई मिलिट्री में इतने खुल्लम खुल्ला एक प्राइम मिनिस्टर इल्जाम लगा रहा है। एनीवे, इतने चहीते होने के बाद भी जो है जीत मिलिट्री की ही दिख रही है, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी की डेमोक्रेसी तो हार चुकी है। माइनॉरिटीज की बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जी पाकिस्तान में ना माइनॉरिटीज को हिफाजत से, ख्याल से रखा जा रहा है। आपको तो पता है वहां पर क्या सूरत हाल है, हिंदूज की और सिख्स की, शियाज की। अब साथ ही साथ जो अफगान रेफ्यूजीज हैं, अफगान कम्युनिटी है वहां की, उनका भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। उनको ट्रकों में भर भर के रवाना किया जा रहा है। मतलब खुद को एक मुस्लिम देश, मुसलमानों का हमदर्द कहने वाला पाकिस्तान, मुस्लिम अफगान रेफ्यूजीज के साथ ऐसी हरकत। आप ये छोड़ें जी। मैं जब पाकिस्तान में था तो बार बार मुझे कहा गया, देख लो अपना हम्म। जिना साहब सच बोल रहे थे। नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में जो हो रहा है मुसलमानों के साथ, तो क्या उन्होंने ये देख नहीं था लिया। फिर मैंने उसका हम्म। जवाब दिया कि यार बात सुनो। जिना साहब कहते थे कि हिंदुस्तान मुत्हिदा यूनाइटेड इंडिया में ना इस्लाम रहेगा और मुसलमान, तो इसलिए हमें पाकिस्तान बनाना है मुसलमानों को बचाने के लिए। तो हम्म। पाकिस्तान बनाया गया हिंदुस्तान के मुसलमानों को बचाने के लिए। तो अब अगर वाकई नरेंद्र मोदी के इंडिया में ये हो रहा है,
तो हम बॉर्डर खोलें ना और इंडियन मुसलमानों को कहें कि भी आ जाओ, दिस इज द लैंड फॉर यू। सब चुप हो गए उसके बाद। दे डोंट वांट अ सिंगल इंडियन मुस्लिम टू कम टू पाकिस्तान। एक और बात, रोहिंग्या को इंडिया जो है वो नहीं मान रहा, निकाल रहा है, इस्लाम दुश्मनी ये वो। और अपने अफगान जिनको आपने ये वहाँ से उनके अपने वो सो कॉल्ड अफगान जिहाद करा के अपने यहाँ बुलाया, यहाँ बसाया, उनको इस्तेमाल किया, अब आप उनको हम्म। निकाल रहे हैं। तो मुसलमानों के अंदर ये स्वाय लफाजी के अमलन कुछ नहीं होता। मुझे याद है कि इजिप्ट का और लिबिया का झगड़ा हुआ था तो कदाफी ने सारे इजिप्शियन निकाल दिए थे। हमारा रिकॉर्ड जो है ना, वो सिर्फ वी प्ले द गेम ऑफ वर्ड्स, लिफाजी जिसे कहते हैं, हम्म। उसका और अमल में कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता। जी जी। तो ये एक देखें ना, अब अफगान जी। के साथ ये कर रहे हैं, वो ख़ास तौर पे हज़ारा शिया को बहुत मार दिया है। और एब्सोल्युटली। वो जो कादियानी हैं वो पहले ही फंसे हुए हैं पाकिस्तान में। जी। और फिर सुन्नियों का भी तो झगड़ा होता रहता है ना एक दूसरे के साथ। आपसे कोई एक और नहीं मिलता तो आपस में ही लड़ लेते हैं। मैं ये पॉइंट आपको बताना चाहूंगी कि हालांकि रोहिंग्यास को हमारा पूरा समाज इंक्लूडिंग मुस्लिम्स इंडिया में रिजेक्ट करते हैं, लेकिन उनके साथ हमने ऐसा सुलूक नहीं किया जैसे वहां पर अफगानियों के साथ हो रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ तक कि जो बंगाल से आए हैं मुस्लिम्स, उनको आसामीज मुस्लिम्स रिजेक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हमारा बिजनेस खा रहे हैं ये वो। मगर उनके साथ भी ऐसा सुलूक नहीं किया जो वहां पर अनफॉर्चुनेटली अफगान रेफ्यूजीज के साथ हो रहा है। सर एक सवाल में मेरा है कि देखिए पाकिस्तान जो है वहां पर गवर्नेंस फिर भी इजी हो जाती है क्योंकि सारे मुसलमान हैं, 90% से ज्यादा तो मुस्लिम ही हैं। लेकिन इंडिया में क्योंकि हर किस्म हर रिलीजन के लोग रहते हैं, हर किसी को वेलकम किया जाता है, हर किसी के धर्म को रिस्पेक्ट किया जाता है, तो अब गवर्नेंस, फेयर गवर्नेंस अगर आप कहो तो मुश्किल हो जाता है क्योंकि अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग रिवायतें हैं, अलग अलग मजहब हैं। तो ऐसे में आपको जरूरी नहीं लगता कि यूसीसी आना चाहिए इंडिया में, यूनिफॉर्म सिविल कोड? नहीं, मैं तो इसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। मैं जब इंडिया में था, शायद आपके हम्म। साथ एक दफ़ा बात भी होनी थी, फिर हुई नहीं इस पे। तो वहाँ हम्म। पे मुझे जिसने भी इंटरव्यू किया, मैंने बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया यूनिफॉर्म सिविल कोड को। और मैं हम्म। समझता हूँ इसमें मुसलमान औरतों को भी हकूक मिलेंगे और हम्म। एम्पावर होंगी। तो इसमें मुझे क्या जी। इतराज़ हो सकता है भाई? हर एक के घर बिल्कुल। में किसी के बेटी है, किसी के बहन है, उनके पोजीशन मजबूत हो जाए, इस पे क्या इतराज़ होना चाहिए एक फेयर माइंडेड बंदे के लिए? तो ये जी। असल में वहाँ पे भी चंगल जो है ना वो मौलवियों का, वो तोड़ना हम्म। पड़ेगा आपको। हम्म। वहाँ पे जी। एक्सट्रीमिज़्म को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी आम मुसलमान हैं, मैंने इंडिया में देखा है, वो जिस तरह हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, वो अपने घरों में बिल्कुल वैसे ही मज़े से रहते हैं। अभी आपका जो हुआ है ये 41 जो बिल्कुल। ये 41 जो भाई हमारे कंस्ट्रक्शन धंसे थे टनल के अंडर जी, जी, उसके उत्तरकाशी अंदर में सिलक्यार जी, उनको पा निकालने वाले भी 24 आवर्स तक पूरा पूरा दिन मलबा निकालते रहे, पूरी रात मलबा निकालते रहे। वो 5 या 6 मुसलमान भाई थे, मुसलमान थे। लेकिन मैंने इस पे जी वीडियो बनाई है, मैंने इस पे वीडियो बनाई है। जी, मैंने उन्होंने कहा पैसे भी मैंने नहीं लिए उस काम के लिए जी। जी, मैंने कहा हिंदुस्तान की यही ब्यूटी है कि यहाँ हम्म। पे, और मैंने कहा इसको आप कायम रखें। डोंट जी बी बिल्कुल। लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक कामयाब जमहूरियत है। आपकी हम्म। इकॉनमी जो है वो फ्लरिश कर रही है, इट्स डूइंग वेरी वेल। जी आप इन्हीं चीज़ों को लेके आगे चलें। मेरा बड़ा दिल था कि मैं कश्मीर भी आऊँ, लेकिन वो मुझे तब इजाज़त नहीं मिली। लेकिन कश्मीर में भी मैं समझता हूँ जैसे खबरें हैं कि हालात जो हैं वो आगे से बेहतर ही हैं। तो ये आप जी। बेहतर बता सकती हैं। सो आई डोंट जी, नो। ये हमारा बैड लक था कि हम आपको कश्मीर में वेलकम नहीं कर सके, हमें वो मौका ही नहीं मिला। एक आखिरी सवाल सर, क्या आपको लगता है कि मोदी जी जैसा लीडर अगर पाकिस्तान में होता तो हालात कुछ और होते पाकिस्तान के, आपको लगता है? हाउ डू यू रेट हिम एज अ लीडर? नहीं, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन इमेज। और इंडिया को चाहिए, जितना बड़ा ये मुल्क है, इसके हम्म। लीडर को अपने आप को असर्ट करना पड़ेगा। देखें, जो कांग्रेस की पुरानी लीडरशिप थी, वो बुनियादी तौर पे राइटर्स थे, फिलोसफर्स थे,
वो एक और तहजीब के साथ तैयार किए गए थे। मोदी जी जिन हालात में आगे आए हैं उसमें जिंदगी बड़ी टफ है और हम्म। ये दुनिया बहुत टफ हो चुकी है। तो जी। हिंदुस्तान के लिए एक टफ लुकिंग लीडर ही जो है लोगों को लगता है अपील करता है। जी बिल्कुल। तो मैं आपने सही। समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर अब कैसे आए ऐसा लीडर जब हर मुल्क के दरवाजे पे जाके हम भीख मांगते हैं कि हमें उधार दे दो, तो हमारा लीडर कहाँ से इमर्ज करेगा? हम्म। हमारा लीडर तब इमर्ज करेगा अगर हमें अकल आ जाए कि हमारी बका इसमें है कि हिंदुस्तान से हम अच्छे ताल्लुकात रखें, कश्मीर हम्म। के इस मसले को हम बिल्कुल बुनियाद ना बनाएं, प्री कंडीशन। मेरा पॉइंट हम्म। ऑफ व्यू ये है, एंड आई वांट जाना मीर योर पोजीशन, आई डोंट नो इफ यू हैव द करेज टू से इट, लेकिन मैंने कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल अगर दोनों मान लें एज इंटरनेशनल बॉर्डर, और इसको अगर आप ओपन कर दें कश्मीरियों के लिए जिनकी रिश्तेदारी हैं ये है और बिल्कुल, ट्रेड बिजनेसेस। भी हो सकता है हाँ, हमारे बीच, तो प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, बिल्कुल। तो ये अमन वहां से आपका एक्सपेरिमेंट हो, फिर हम पंजाब में कर दें और सिंध में कर दें। हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहे, पाकिस्तान पाकिस्तान रहे, कश्मीरियों की बिल्कुल। अपनी जो आइडेंटिटी है वो कायम रहे। तो ये क्यों नहीं हो सकता? मैं इस किस्म की बात के हक में हूँ। सो दैट्स द वे आई लुक एट इट। कश्मीरियों की आइडेंटिटी, सर मैं एक लास्ट अपना ओपिनियन दे दूं, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। कश्मीरियों की आइडेंटिटी जैसे गुजराती की है, जैसे तमिलियन की है, हर किसी स्टेट की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करके रखा है हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री ने। हमें अपनी आइडेंटिटी खोने का बिल्कुल डर नहीं है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि पीओके में जो है लोगों की लैंग्वेज खत्म हो चुकी है, लोगों को फोर्सिबली उर्दू सिखाया जाता है, ना उनका कोई फोक, ना जो उनका कोई कल्चर, किसी भी चीज को, उनकी डांस, उनकी म्यूजिक, उनका खाना, किसी भी चीज को ओरिजिनल नहीं रहने दिया गया। ये अफसोस की बात है, लेकिन ऐसा कश्मीर में बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। अब मैं आपकी टाइम की बहुत वैल्यू करती हूँ। आज आपका डे ऑफ है, आपको फैमिली के साथ होना था, लेकिन आपने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया। थैंक यू सो मच। यू वेलकम, वेरी वेलकम।